जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके, थैंक यू समन। चलें ठीक है, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अच्छा, आप लोगों की मैंने असाइनमेंट इधर आई हैव पोस्टेड इट हियर एंड राइट नाउ टेम्परेरीली आई हैव रिटन 6th May as your deadline because I want you to be done before Eid. But I have no issues in delaying the deadline to even after Eid. Although it's not a very extensive deadline, but I would want you to work on it. तो आप लोग देख लें, just go through the questions first. If you think 6th May is fine, you can comment there, it's fine. And if you think it's not, so even if one student would want, like, okay, 2-3 students would want it to go a bit further, you can suggest me the date. ईद से पहले इस वजह से मेरी प्रेफरेंस इस वजह से कि आप लोग ईद पे रिलैक्स हों. आई डोंट वांट टू गिव यू एनी होमवर्क अराउंड योर ईद हॉलीडेज. विल बी रिज्यूमिंग आवर वर्क आफ्टर द ईद हॉलीडेज, तो उसके बाद तीसरी असाइनमेंट इंशाल्लाह आई विल बी गिविंग यू. बट इट्स अप टू यू. So whatever is convenient for you, you can let me know and I'll change the deadline of the assignment. ठीक है? Secondly, I was reading जो आप लोगों ने feedback दी है मुझे, and I'm very much delighted to know most of the students are quite satisfied with the way I'm teaching, and I'm delighted to know that few of the students have some issues as well. और उन issues में जो दो major मुझे लगे वो एक ये था, इनफैक्ट अभी एक ही स्टूडेंट का कमेंट वो मुझे मिला है एंड दैट्स टोटली एक्सेप्टेबल. I liked it कि you spoke it out and I will definitely try to get this thing better. He didn't like the way I'm teaching on paint and he said that I should not be utilizing the whole lecture to solve the numericals. Instead, I should be giving instructions more. So again, I'm sorry for being outdated on technology, and this paint is the best thing I could come up with. लेकिन I would really appreciate your help if anybody can tell me that असल में I went to get that pad that you were telling me कि आप मैम पैड ले लें और उसके ऊपर you can write it, वो writing pad होता है. लेकिन दे आर नॉट इशूइंग मी, और वो कह रहे थे कि आप हर क्लास से पहले आके लें. फिर मैं क्लास से पहले भी लेने गई और आई गॉट टू नो कि इट्स ऑलरेडी टेकन, तो इट वाज नॉट अवेलेबल. फिर उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया बिकॉज इसने यूजलेसली मेरा टाइम वेस्ट हुआ था एंड इट वाज नॉट इवन एंड दे आर बिकॉज आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी इन योर डिपार्टमेंट, तो दे आर नॉट इशूइंग मी फॉर द सेमेस्टर. तो एक बंदे ने तो कहा कि बिकॉज and the visiting, that's why we are not issuing, or the next person said कि हम किसी भी टीचर को इशू नहीं करते. बहरहाल तो इस वजह से वो ऑप्शन जो है ना मेरे पास नहीं थी. सो whoever has this issue वो कह रहा था कि देखने में मसला होता है, छोटा लिखा जाता है. या I'll try कि मैं पेंट के ऊपर जितना उसको सॉर्ट आउट कर सकूँ I'll do. लेकिन meanwhile if you have some suggestions, even if you अगर किसी बच्चे को पता हो कि कोई पैड, इस तरह के iPads हैं, iPads तो महंगे होते हैं ना बहुत, I don't want to really spend a lot on it. लेकिन कुछ अगर रीजनेबल रेंज में कुछ इस तरह की चीज़ मिलती है तो लेट मी नो, मुझे कोई नाम बताएं, आई सर्च इट आउट एंड आई माइट ऑर्डर इट फ्रॉम दराज. तो आप लोगों को अगर इट विल बी मोर सूटेबल फॉर यू. और सेकेंडली फॉर द न्यूमेरिकल आई वुड I think the way I'm doing is it gives me more satisfaction कि at least एक तरह का न्यूमेरिकल मैं एक दफ़ा सॉल्व कर दूँ with you, एंड उसके बाद बेशक आप लोग खुद करते रहें. और इसलिए होता है कि जो फर्स्ट न्यूमेरिकल होता है उसको मैं थोड़ा डिटेल में सॉल्व करती हूँ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आई जस्ट बीच में फिर एक आधा न्यूमेरिकल आता है जो मुझे लगता है कि सॉल्व करना ज़रूरी है, तो आई जस्ट रीड इट थ्रू. तो आई थिंक आई विल जस्ट लेट इट गो दैट वे. लेकिन इफ़ यू स्टिल, मतलब अगर आप लोगों की कोई इस तरह के कमेंट्स हों तो आई वुड नॉट माइंड इफ़ यू कैन राइट इन द चैट एज वेल कि मैम अगर आप इसको इस तरह से कर लें तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस. Because I think I told you the first day, because it's not been long since I came from where you are sitting to where I am sitting, so the duration gap is less.
So I would understand that, and I would not take it to my ego. I will not mind it, and I will not, keep the grudges in my heart. I take the criticism very constructively. So this was about the feedback, and of course I take feedbacks very seriously, because सभी टीचर्स करते हैं. Everybody tries their best to give to the students, and I try my best as well. So your satisfaction and you being happy with what you've been taught is also one of my main goals of this subject, right? आना पढ़ाना और चले जाना तो एक normal duty task है. I want you to be happy students, happy with the subject and otherwise as well. तो जो भी चाहे आपकी 45 की क्लास है और ये सिर्फ एक बच्चे का कमेंट था जो थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्ट्री था, लेकिन वो एक बच्चा भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है. तो I will try to fix this issue you've mentioned, and thank you so much for your feedback. That's really appreciable. It helps us grow as well. ठीक है, चलें, बहुत बातें होगी. अब again, if you have any, मैंने तो आपको शुरू से कहा, if you have any suggestions, if you find difficult in anything that I do and you feel is there is another way, या कोई और teacher है which would do another way which is better, please communicate. I won't mind it. I'll take it very constructively. जहाँ पे मुझे margin लगेगा and I'll feel कि yes, this thing should be addressed, I'll address it. और अगर मुझे नहीं लगेगा तो I'll let you know कि why is it this way. ठीक है, चलें. तो we are winding up our sessions with हम लोग अपने vapor cycles, we are winding up our vapor cycles. हमने वेपर साइकिल में रैंकाइन साइकिल्स पढ़े इस चैप्टर के अंदर. रैंकाइन साइकिल्स के बाद उसमें मॉडिफिकेशंस पढ़ी. मॉडिफिकेशंस में हमने रीहीट पढ़ा. हमने इसका एक रीजेनरेटिव फॉर्म देखी जिसमें हमने ओपन फीड वाटर हीटर्स और क्लोज्ड फीड वाटर हीटर्स देखे. ठीक है, एंड देन नाउ वी आर डूइंग कोजेनरेशन, and today we'll be doing combined gas and vapor cycle. अब हम majorly we are just looking, we saw this in the last class. हमने cogeneration देखा, and today we'll be looking at the combined gas and vapor cycle. कोजेनरेशन के अंदर वी सॉ कि हमारे पास एक आइडियल कोजेनरेशन प्लांट है जिसमें हमारे पास बॉयलर है, और बॉयलर से जो हमारी स्टीम है दैट विल डायरेक्टली गो टू द टर्बाइन, और टर्बाइन के बाद इट गोज इनटू आवर प्रोसेस हीट, एंड प्रोसेस हीट कुड बी एनी हीट दैट अ प्रोसेस रिक्वायर्स. अब वो प्रोसेस किसी मटेरियल को स्टीम के साथ वॉश करने के लिए भी हो सकता है. वो प्रोसेस आपकी नॉर्मल हीटिंग भी हो सकती है, जैसे आपके रूम्स की हीटिंग होती है. वो प्रोसेस आपकी दिस प्रोसेस हीट कुड बी anything that requires temperatures below 200 degrees centigrade, because the temperatures that's going inside the turbine are somewhere 600 to 650 degrees centigrade. It expands there, and still after the turbine we have enough heat available. And again, this turbine or this cycle here could be a Rankine cycle, could be a Brayton cycle, or it could be a combined cycle, right? Used for this cogeneration plant. जो cogeneration मतलब इस turbine के अंदर जो हमारे से पहले जो ये heating है, ये सारा process जो है इस stage तक, it could be any cycle. It could be Rankine, it could be Brayton, it could be combined gas and vapor cycle. ठीक है, ये process heat कोई भी हो सकती है. इस तरह we define a cogeneration कि जब हम एक source से from a single source we produce two useful forms of energy. और एक energy तो आपकी it's converted into work here. यहाँ पे it will be converted into work. One of the forms of energy here will be converted to work, which will be the work
and एक form of energy will be going here as a in form of your process heat, और उस प्रोसेस हीट से कोई भी आप काम है जो कि इस टेम्परेचर रेंज में हो सकता हो वो आप कर सकते हैं। ये हमने इसका आइडियल केस देखा था और इसमें हमने एक चीज़ बताई थी कि इसमें वी डोंट नीड अ कंडेंसर। हमारे पास अगर पंप होता है, कंडेंसर नहीं है, तो हमारे पास जो क्यू आउट है इस फॉर्म में वो ज़ीरो होती है। देयर इज़ नो heat that is going outside the environment or in the lakes or into your normal whatever room is available, whatever your condensing source is. So there is nothing that goes into your condenser. So this was one of the important features of this ideal cycle कि आपके पास कंडेंसर की जरूरत नहीं होती है, तो there is no heat that is going outside. However, हमने देखा था कि with this cycle we don't have enough control. We don't have enough control, especially during peak loads, of let's say process heat में कह लें। So ना हमारे पास प्रोसेस हीट में इसमें इनफ कंट्रोल होता है, टर्बाइन में तो सारा वो ऑलरेडी जा ही रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसकी थोड़ी सी जो है डिस्क्रिप्शन वो थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, या थोड़ा सा इसका लेआउट हम चेंज कर देते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं कि वी रिमूव आवर प्रोसेस हीट फ्रॉम हेयर। यहाँ से हम प्रोसेस हीट रिमूव कर देते हैं, and we take it, हम अपनी प्रोसेस हीट को समवेयर इधर ले जाते हैं, and we connect it with an expansion valve here. इसके बाद यहाँ एक मिक्सिंग चैम्बर आ जाता है। तो ये प्रोसेस हीट आपकी इधर आ गई है, यहाँ पे एक पंप आ गया, इधर एक एक्सपेंशन वाल्व लग जाता है, और यहाँ से आपके टर्बाइन से कुछ इस तरफ आ सकता है, सम ऑफ इट कैन गो हियर, एंड दिस इज वी इंट्रोड्यूस अ कंडेंसर हियर एज वेल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि वी कैन मैनेज अ पीक लोड्स। अब पीक लोड्स अगर हमारे पास एक नॉर्मली हमारा टर्बाइन चल रहा है और उसकी जो एग्जॉस्ट है, जो से क्यू आउट जो होना है वो हम प्रोसेस हीट में लेके जा रहे हैं, तो इट्स नॉर्मल, जितना भी यहाँ पे मैस फ्लो है जो बाहर निकलना है वो सारा प्रोसेस हीट में चलेगा, तो आपका नॉर्मल आइडियल साइकिल चल रहा होगा प्रोसेस हीट का। हाउएवर अगर उससे भी आपकी डिमांड प्रोसेस हीट की पूरी नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल आपको यू हैव वर्क टू डू एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे आपके पास अराउंड 200 पे निकल रहा है, तो आप कुछ बॉयलर की कुछ स्टीम जो है वो इस एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू आप इस प्रोसेस हीटर में डाल देंगे, एंड लेट विल बी प्रोसेसिंग लाइक दैट। मजीद टू गो फर्दर कि आपके पास प्रोसेस हीट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, लेट्स से कोई ऐसा काम आ गया फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आपको 600-700 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए आपकी स्टीम, विच इज़ वेरी लेस, इतनी हाई टेम्परेचर, इतनी हाई क्वालिटी स्टीम आपको नहीं चाहिए होती। तो आप क्या करेंगे कि इस यूनिट को यहाँ से तोड़ देंगे, टर्बाइन को बिल्कुल अपना वर्कआउट ज़ीरो कर देंगे, एंड ऑल ऑफ योर स्टीम विल बी गोइंग टू योर प्रोसेस हीट डायरेक्टली। ठीक है, वो आपकी प्रोसेस हीट में डायरेक्टली चली जाएगी। और एक थर्ड सिनेरियो ये है कि आपको प्रोसेस हीट ही नहीं चाहिए, कोई वजह है जिसकी वजह से आपका ये यूनिट नहीं चल रहा, या इट हैज़ टू बी शट डाउन फॉर अ डे और टू, तो आपको ये प्रोसेस हीट नहीं चाहिए, तो इसमें आप यूनिट बंद कर देंगे, एंड ऑल ऑफ योर स्टीम विल बी गोइंग टू योर टर्बाइन एंड इट विल बी प्रोड्यूसिंग योर वर्क। तो ये 2-3 इसकी कंडीशंस होती हैं, और इन्हीं कंडीशंस के ऊपर बेस करता हुआ आपका न्यूमेरिकल है आज का। विल जस्ट गो थ्रू द न्यूमेरिकल, आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप, और ये मैंने आपके असाइनमेंट में डाला हुआ है टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स, सो प्लीज़ जो आपकी एग्जांपल्स हैं, बुक की जो एग्जांपल्स हैं वो आपने सॉल्व करनी है। तो ये कोजेनरेशन एग्जांपल आपके पास है कि कंसिडर अ कोजेनरेशन प्लांट शोन इन फिगर। इस तरह की फिगर है, ये कोजेनरेशन प्लांट है। यहाँ पे बॉयलर से आपके पास 500 डिग्री सेंटीग्रेड 7 मेगापास्कल्स पे आपके पास स्टीम जा रही है टर्बाइन और प्रोसेस हीट के अंदर, और यहाँ से टर्बाइन का भी एग्जॉस्ट प्रोसेस हीट के अंदर आ रहा है। सो
Steam enters the turbine at 7 megapascal and 500 degree centigrade. Some steam is extracted from the turbine at 500 kilopascal for process heating. कुछ यहाँ पे 500 kilopascals के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर expansion हुई है और expand करके आपके पास जो pressure है, it came to 500 kilopascals from 7 megapascals और ये आपने process heat के अंदर डाला है 5 kilopascal. Steam is then condensed at constant pressure and pumped to the boiler pressure of 7 megapascals. वो वाली स्टीम उसको दोबारा आप बॉयलर प्रेशर के ऊपर सॉरी पीछे चलिए, यहाँ से जो आपके पास स्टीम कंडेंसर में जा रही है वो कंडेंस होके आपके पास 5 किलो पैस्कल्स पे कंडेंस होके आ रही है और उसके बाद आप एक पंप यूज करके उसको दोबारा बॉयलर के प्रेशर के ऊपर लेके जा रहे हैं, विच इज 7 मेगा पैस्कल्स. At times of high demand for process heat, some steam leaving the boiler is throttled to 500 kilopascal and is routed to the process heater. नॉर्मली तो ऐसे चल रहा है सिस्टम कि आपके पास यहाँ से टर्बाइन के ऊपर नॉर्मली इसमें प्रोसेस हीट में आ रही है, लेकिन जब प्रोसेस हीट की हाई डिमांड है तो कुछ डायरेक्टली बॉयलर से निकल के 500 किलो पैस्कल के ऊपर प्रोसेस हीट पे आ रही है और ये 7 मेगा पैस्कल्स को अपने 500 किलो पैस्कल्स पे कैसे कन्वर्ट किया है, यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व यूज करके. The extraction fractions are adjusted so that the steam leaves the process heater as a saturated liquid at 500 kilopascal. एक्सट्रैक्शन फ्रैक्शंस को इस तरह एडजस्ट किया गया है कि इस प्रोसेस हीटर से जो आपकी स्टीम है वो आपके पास 500 किलो पैस्कल्स पे लीव करे और उसको दोबारा पंप करके आप 7 मेगा पैस्कल कर देते हैं. यहाँ पे भी 7 मेगा पैस्कल होगी, यहाँ पे भी 7 मेगा पैस्कल हो गई. इस मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स होके आपके पास बॉयलर में 7 मेगा पैस्कल्स पे चली जाएगी. The mass flow rate of the steam through the boiler is 15 kg per second. अब इस जगह आपके पास जो mass flow rate है वो 15 kg per second है. Disregarding any pressure drops and heat losses in the piping and assuming the turbine and the pump to be isentropic, determine the maximum rate at which process heat can be supplied. Maximum rate of this QP आपने find करना है. The power produced by and the utilization factor when no process heat is supplied. पावर कितनी प्रोड्यूस होगी और यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा जब कोई प्रोसेस हीट सप्लाई नहीं हो रही होगी, यानी QP आपके पास 0 होगा. द रेट ऑफ प्रोसेस हीट सप्लाई व्हेन 10% ऑफ द स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड बिफोर इट एंटर्स द टर्बाइन एंड 70% ऑफ द स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टर्बाइन एट 500 किलोपास्कल फॉर प्रोसेस हीटिंग. सो ये इसकी एक डायग्राम बन जाएगी, इसकी TS डायग्राम. इसलिए आपके पास 1, 2 और 3 स्टेट पॉइंट्स आर आइडियल, सॉरी आर सिमिलर, क्योंकि आप इधर देखें 1, 2, 3, ये असल में देर इज नो पंप हेयर, देर इज नो वॉल्व, देर इज नो turbine, there is no condenser, there is nothing. So actually the state at 1 is similar to state at 2 and 3, and the only difference here is that आपके पास यहाँ पे you don't you're just showing the ways के 2 जो है वो आपका process heat में जा रहा है और जो 3 है आपके पास वो आपके turbine के अंदर it's going. चले, so now आपको you know this thing कि आपका जो पंप का वर्क है it's your volume entering or your specific volume that is entering your आपका जो पंप है entering your pump multiply by the pressure difference. ठीक है, तो you can use this this equation to get the pump the first pump work that is here. ठीक है, अब प्रेशर ड्रॉप तो इसमें हमारे पास 7000 से 5 है और यहाँ पे आप ये कैसे निकालेंगे, बिकॉज इट्स गोइंग थ्रू द पंप. आपके पास यहाँ पे V8 आप इसका सॉल्व यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम योर टेबल. ठीक है, एंड अभी आई विल शो यू विच टेबल यू विल बी यूजिंग. एंड सिमिलरली आप ये दूसरे पंप का भी जो वर्क है यू कैन कैलकुलेट यूजिंग सिमिलर इक्वेशन, और इसके अंदर भी आपके पास ये जो इनलेट के ऊपर जो वॉल्यूम आ रहा होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम वो लेंगे एंड यू विल कैलकुलेट इट फ्रॉम द टेबल. इस एग्जांपल में H1, H2, H3 तो आपके पास दे आर सेम पॉइंट्स, तो यहाँ पे आपके पास जो इंथैल्पी है वो सेम होगी. हाउएवर आपके पास 4
के अंदर भी इंथैल्पी H1 इज इक्वल टू H4 भी होगा। और H4 क्यों इक्वल होगा? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। जब ये एक्सपेंशन वाल्व से गुजर रहा है तो सिर्फ प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। वी आर जस्ट यूजिंग दिस एक्सपेंशन वाल्व फॉर द प्रेशर ड्रॉप और एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसकी इंथैल्पी भी है जो 4 की इंथैल्पी वो भी 1 की इक्वल होगी। तो H1 is equal to H2 is equal to H3 is equal to H4 is equal to 3411.4 किलो जूल पर kg। और ये आपके डेटा है बिकॉज ये 1 2 3 4 के ऊपर आपके पास स्टीम है, तो आप A6 टेबल पे जाके और 7 मेगापास्कल से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके यू कैन कैलकुलेट H1। अब यू हैव टू सी कि आपका H5 और H6 कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो H5 है जो आपका टर्बाइन से निकल रहा है और H6 भी टर्बाइन से डेफिनेटली निकल रहा है, लेकिन दे बोथ आर कमिंग आउट एट डिफरेंट प्रेशर्स। अब ये यू हैव टू सी कि ये सैचुरेटेड, ये सुपर हीटेड होगा या ये आपके पास सैचुरेटेड मिक्सचर होगा। तो यहाँ पे आई टेल यू कि ये आपके पास सैचुरेटेड मिक्सचर आता है और वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप क्वालिटी निकालेंगे, आप उसकी इंट्रोपीज निकालेंगे और उसके थ्रू यू विल फाइंड आउट कि ये आपका सैचुरेटेड मिक्सचर है। सैचुरेटेड मिक्सचर एक्स कैलकुलेट करके आप उस फॉर्मूला लगा के यू विल कैलकुलेट H5 एंड H6। उसके बाद यू हैव H7 जो आपने कैलकुलेट करना है, दैट्स कमिंग आउट ऑफ योर प्रोसेस हीट। और ये हमें उन्होंने पहले बता दिया कि प्रोसेस हीट से आपके पास सैचुरेटेड लिक्विड इज कमिंग आउट और आपने यहाँ पे H8 निकालना है। तो H7 आप HF लेंगे, ये दोनों सैचुरेटेड हैं, आपके पास सैचुरेटेड लिक्विड्स हैं, तो आप टेबल A5 में जाएंगे और आप 500 किलो पास्कल और 5 किलो पास्कल्स के ऊपर H7 और H8 कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद H9 और H10 यू विल बी कैलकुलेटिंग यूजिंग आपका जो वर्क का फॉर्मूला होता है, एक वर्क का फॉर्मूला ये होता है और एक पंप का ये जो वर्क है, लेट्स से इस पंप का, उसका फॉर्मूला वुड बी इक्वल टू H9 माइनस H8। तो H9 माइनस H8 पंप वन का वर्क आप पुट करके यू कैन कैलकुलेट H9, यू कैन कैलकुलेट H10। दिस वेज यू कैन कैलकुलेट ऑल ऑफ योर एंथैल्पीज, ठीक है। सो आपने एंथैल्पीज कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम उसके पार्ट्स पे जाते हैं कि व्हाट आर दे रिक्वायरिंग अस। ओके, सो the maximum rate of process heat is achieved when all the steam leaving the boiler is throttled and sent to the process heater and none is sent to the turbine. So A में उन्होंने पूछा था the maximum rate at which process heat can be supplied। अब maximum rate process heat पे कब supply हो सकता है कि कोई भी जो यहाँ बॉयलर से जो आपकी स्टीम निकल रही है वो टर्बाइन में ना जाए और सारी की सारी आपकी प्रोसेस हीट में जाए। इन दैट कंडीशन आपके पास मैक्सिमम आपके पास मैक्सिमम रेट होगा, द मैक्सिमम रेट एट विच प्रोसेस हीट विल बी सप्लाइड टू योर दिस चैम्बर, दिस प्रोसेस हीट चैम्बर। इसके अंदर फिर आपके पास क्या आ जाएगा कि आपके पास जो भी टर्बाइन का इनलेट और एग्जिट जीरो हो जाएगा, इसलिए M.3, M.5 और M.6 तीनों जीरो हो जाएंगे और जितनी आपकी बॉयलर से स्टीम आ रही थी और वो स्टीम थी 15 kg पर सेकेंड, वो सारी की सारी आपकी प्रोसेस हीट में जाएगी, ठीक है। आपके इस प्रोसेस हीट में इट विल बी गोइंग एज M4 इनसाइड इधर, ठीक है। तो M2, M1, M2, M4, M7 ये सारे आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये इक्वल होंगे 15 kg पर सेकेंड पे, तो आप इसमें QP max कैलकुलेट कर सकते हैं। M1 आपके पास बिकॉज 15 kg पर सेकेंड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय H4 की भी वैल्यू है आपके पास, H7 की भी, तो आप QP मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस केस में जो आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो 100% होगा क्योंकि कोई भी हीट जो है वो कंडेंसर में रिजेक्ट नहीं हो रही और आपका जो हीट लॉसेस ऑलरेडी हमने वो कर लिए, मैं एज्यूम कर ली मैं कि दे आर नेग्लिजिबल। तो आपकी जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है इस केस में जब आपकी मैक्सिमम हीट जा रही है टू योर प्रोसेस हीट, आपकी मैक्सिमम स्टीम वहीं जा रही है, तो आपके पास इट वोंट बी, it will be having a utilization factor of 100। सेकेंड है आपके पास इसका पार्ट बी,
When no process heat is supplied, all steam leaving the boiler passes through the turbine and expands to the condenser. ठीक है, तो आपके पास B statement क्या थी? The power produced in the utilization factor when no process heat is supplied. अब process heat zero कर दी है, ये हमने खत्म कर दिया process heat, और सारी की सारी steam आपकी turbine में जा रही है to produce work. ठीक है, तो B is when no process heat is supplied, all the steam leaving the boiler passes through the turbine and expands to the condenser pressure of 5 kilopascal. आपके पास M2 और M4, M5 और M4 जीरो हो जाएगा, बिकॉज देर इज नथिंग दैट इज गोइंग इनटू योर प्रोसेस हीट, और आपकी सारी 15 kg पर सेकेंड जो आपकी स्टीम है इट विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स योर टर्बाइन. इसमें द मैक्सिमम पावर दैट विल बी प्रोड्यूस इन दिस मोड विल बी सिंपल योर m डॉट मल्टीप्लाई बाय योर H3 minus H6 विच इज 20,076 किलोवाट्स. ठीक है, और आपके पास ये टर्बाइन का वर्क आ जाएगा. आप यू कैन कैलकुलेट द पंप, इसके पंप की जो है वर्क जो रिक्वायर्ड बाय पंप होगा, और ये पंप कौन सा होगा? जो निचला पंप है, जाहिर है जो कंडेंसर के साथ लगा हुआ है. और नेट आपके पास 20 मेगावाट्स आपके पास W नेट आ जाएगा. इस तरह यू कैन कैलकुलेट योर Q in एज वेल, M1 into H1 minus H11, or you can find the utilization factor to be 40.8%. Neglecting any kinetic potential energy changes and energy balance on the process heat yields. आपके पास ये फॉर्मूला आता है अगर आप energy balance लगाएं, और उसमें what they have asked, let's go to the statement and read first कि C में वो क्या पूछ रहे हैं. They are asking the rate of process heat supply when 10% of the steam is extracted before it enters the turbine, and 70% of the steam is extracted from the turbine 500 kilopascal for process heating. तो इस केस में आपके पास जब आपके पास you can just put an energy balance, and उससे आप कैलकुलेट करके आपने प्रोसेस हीट कैलकुलेट करनी है, which comes out to be 26.2 megawatts. So this was about your cogeneration plant. We are now producing, we are now going, जी कोई question है? Okay, students, just give me 5 minutes. I'll be joining you back. Just take a 5-minute break and I'll join you. जी स्टूडेंट्स, आई एम बैक. अच्छा,
तो अब हम वी वर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द कंबाइंड गैस पावर साइकिल्स। अच्छा, एक तो सबसे पहले लेट्स जस्ट फिगर आउट कि हमें कंबाइन कोजेनरेशन में हमने देख लिया कि हम एक अपना साइकिल यूज कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, दूसरी जगह हम अपना प्रोसेस हीट यूज कर रहे हैं फॉर एनी मैकेनिकल और एनी टास्क टू बी डन, ठीक है। इट इज़ नॉट फॉर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं है। टर्बाइन इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी, टर्बाइन के एग्जॉस्ट जो हमारे पास है उससे हम कोई प्रोसेस हीट रन कर रहे हैं। कंबाइंड गैस वेपर पावर साइकिल के अंदर क्या होता है कि हम दोनों साइकिल्स या दोनों जो प्रोसेसेस को कंबाइन कर रहे होते हैं वो दोनों प्रोसेसेस अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस कर रही होती हैं। आपके पास जो गैस टर्बाइंस का एग्जॉस्ट है, गैस टर्बाइंस का वेपर बेस्ड टर्बाइंस का एग्जॉस्ट आपने देखा था, इट वाज क्वाइट लेस, 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड था। लेकिन जो आपके पास गैस टर्बाइंस का एग्जॉस्ट इज यूजुअली क्वाइट हाई, इट स्टिल कंटेन्स अराउंड 300-400 degree centigrade or above the exhaust of these gas turbine cycles. जो आपके ब्रेटन साइकिल्स थे उनका एग्जॉस्ट इज pretty high. तो what do we do is हम ब्रेटन साइकिल के एग्जॉस्ट से we heat our Rankine cycle का जो टेम्परेचर, जो स्टीम होती है, we use that exhaust to make the steam, और वो स्टीम आपके टर्बाइन में रन करती है और इसको फिर आप कहते हैं कंबाइंड गैस वेपर पावर साइकिल्स, ठीक है। इसमें गैस और वेपर एंड यूजुअली आपके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स हैं दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन कंबाइंड गैस पावर साइकिल्स। उसके दो मेजर एडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी गेट्स क्वाइट गुड, क्योंकि आप जो सेकेंड प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस का आप क्यू आउट जो है उसको यूटिलाइज करते हुए सेकेंड प्रोसेस रन कर रहे हैं। सेकेंडली आपका जो एटमॉस्फेयर में जो सिंक जा रहा होता है वो वेलेस होता है, और इस रैंकाइन साइकिल के टरबाइन के साथ अगर आप प्रोसेस हीट भी लगा दें तो ये आपका कंबाइन को जनरेशन गैस वेपर पावर साइकिल बन सकता है, जिसमें आपकी को जनरेशन भी हो रही है और कंबाइन गैस पावर साइकिल भी है, एंड इट हैज़ अमेजिंग एफिशिएंसीज। दे आर रनिंग एट, मतलब एक ऐसा काम है ना कि आप कुछ भी ज़ाया नहीं होने दे रहे, यू आर जस्ट यूटिलाइजिंग एवरी बिट ऑफ व्हाट यू कैन यूटिलाइज. So I'll be just reading it now. The continued quest for higher thermal efficiencies has resulted in rather innovative modifications to conventional power plants. A popular modification involves a gas power cycle topping a vapor power cycle, which is called the combined gas vapor cycle, or just the combined cycle. The combined cycle of greatest interest is gas turbine cycle topping a steam turbine cycle. कि आपके गैस टर्बाइन डेफिनेटली, क्योंकि रैंकाइन का एग्जॉस्ट कम है तो आपका ब्रेटन साइकिल ही अबव द रैंकाइन साइकिल होगा, ठीक है, विच हैज़ हायर थर्मल एफिशिएंसी देन ईदर ऑफ द साइकिल एग्जीक्यूटेड इंडिविजुअली, और उसकी इन दोनों कंबाइन की जो एफिशिएंसी है वो इन दोनों की एफिशिएंसीज जो इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज हैं उनसे ज़्यादा है. It makes engineering sense to take advantage of very desirable characteristic of a gas turbine cycle at high temperatures and to use the high temperature exhaust gases as energy source for bottoming cycles such as steam power cycle. The result is a combined gas steam cycle. कि it is very desirable कि आप gas turbine का जो exhaust है, high temperature exhaust gases हैं, उसको use कर दें और एक निचला कोई cycle जिसको आप, जिसके अंदर in this case will be your combined gas will be your Rankine cycle, आप उसकी heating के लिए उसको use कर लें. Recent developments in gas turbine technology have made the combined gas steam cycle economically very attractive. Obviously जब efficiencies अच्छी हैं, you're selling it better, ये आपकी जो economically it gets very attractive. The combined cycle increases the efficiency without increasing the initial cost greatly. Consequently, many new power plants operate on combined cycles and many more existing steam or gas turbine plants are being converted to combined cycle power plant. तो इनकी इनिशियल कॉस्ट इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए बगैर आप इनकी एफिशिएंसी को बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हैं व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग देम इन अ कंबाइंड साइकिल. तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस में इसमें क्या है आपके पास के द गुड कॉन्सिक्वेंसेस के आपके पास बहुत से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टीम या गैस टर्बाइन टर्बाइंस हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है
कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट्स में, और इनकी थर्मल एफिशिएंसीज आर रिपोर्टेड ओवर 50%, विच इज लाइक प्रीटी गुड. तो आपके पास ये एक दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ कंबाइंड गैस वेपर पावर साइकिल्स, जिसमें आपके पास एट द टॉप यू हैव अ ब्रेडन साइकिल or a gas run cycle, a gas power cycle, and below here you have a steam cycle, you have a vapor or a steam cycle. So it's a Brayton cycle here, the Rankine cycle here. So you have a compressor, you have a combustion chamber, the gases are going into your turbine and using those gases, and you know that gases, they are good medium to exchange heat. They have good medium, the heat exchange is pretty good when we are talking about gases. So the exhaust gases exchange their heat with the incoming water, change it into the steam, and hence your steam turbine is run. And this is how your TS diagram looks like. So it's a normal run, your Brayton cycle, normal run Brayton cycle, and then you have the exhaust that is coming out of the turbine is actually what's heating up your steam cycle. So this is all about your basic concepts. I've mentioned in the assignment to look for some combined gas power cycles across Pakistan, China and US. So that will be enlightening you how these power cycles and how many of these power cycles are being used, combined power cycles are being used across the world. So we'll just quickly go through an example and then you're done with this chapter. In the next week, we'll be starting a very boring chapter. It's all integration, just derivation. So I'll just give you a short introduction about the next chapter today. But I hope we just quickly go by, because it's not going to be very interesting. I hope it will. I hope I could make it understandable to you. That I think I would be able to achieve it, but it will be very boring chapter, to be honest. Okay, let's look at the example. So consider the combined gas steam power cycle shown in the figure. The topping cycle is a gas turbine cycle. Upar wala cycle is a gas turbine cycle that has a pressure ratio of 8. Air enters the compressor at 300 Kelvin and the turbine at 1300 Kelvin. तो air जो आपका compressor है उसमें it's entering at 300 और turbine पे what chapter is it? मैं बताती हूँ अभी. Sorry. I'll tell you the next chapter. अभी हम वही कर रहे हैं, अभी हम उसी chapter की example देख रहे हैं. This is 10th chapter मुसव्विर. जो नेक्स्ट चैप्टर है मैं आपको भी बताती हूँ. इस एग्जाम्पल को देखने के बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट चैप्टर. दिस इज राइट नाउ योर सेम चैप्टर. इट्स योर चैप्टर 10. वी आर जस्ट एंडिंग योर चैप्टर 10 नाउ. इट्स द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ योर चैप्टर 10. सो द topping cycle is the gas turbine cycle that has a pressure ratio of 8. Air enters the compressor at 300 Kelvin and the turbine at 1300. तो 1300 पे turbine में enter हो रही है जो आपके पास air है. The isentropic efficiency of the compressor is 80% and that of the gas turbine is 85%. टर्बाइन और कंप्रेसर की आपकी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज दी हुई हैं, तो यानी आपने इसमें इनकी एक्चुअल वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट करनी है. द बॉटमिंग साइकिल इज अ सिंपल आइडियल Rankine cycle operating between the pressure limits of 7 megapascal and 5 megapascal. So upper is 7 megapascal, lower pressure is 5 kilopascal. Steam is heated in a heat exchanger by exhaust gases to a temperature of 500 degree. तो जो steam है यहाँ पे वो ये जो exhaust gases हैं उससे heat की जा रही है up till 500 degree centigrade. The exhaust gases leave the heat exchanger at 450 Kelvin. जो आपका heat exchanger है उसके वो जो exhaust gases हैं वो 450 Kelvin पे they are leaving out. Determine the ratio of the mass flow rates of steam and the combustion gases and the thermal efficiency of the combined cycle. अब इसके अंदर you have to initially take, आपने अपने gas cycles की जैसे आप निकालते रहे हैं जो आपकी आप जो tables use करते थे previously, आपने उसी तरह से gas cycle की ये चीज़ें निकाल लेनी है, your H, H4, H5, Q in, W net, और steam cycles की आप
योर इनपुट इज स्टीम, व्हाट्स कमिंग आउट, इस तरह से आपने ये चीज़ें निकाल लेनी है। इनके जो मास फ्लो रेट्स हैं वो आप एनर्जी बैलेंस यूज़ करके, हीट एक्सचेंजर के ऊपर एनर्जी बैलेंस यूज़ करके, विच इज़ ई रेट ऑफ एनर्जी दैट्स कमिंग इनसाइड इज इक्वल टू द गोइंग इनसाइड, और आप वो यूज़ करके यू कैन figure out. So the ratio or the y is equal to 0.131. That is 1 kg of exhaust gases can heat only 0.131 kg of steam from 33 to 500 degree centigrade as they are cooled from 853 to 450 Kelvin. Then the total net work output per kilogram of combustion gases, आपके पास जो network output is 384.8 kilojoule per kg gas. Therefore, for each kg of combustion gases produced, the combined plant will deliver 384.8 kilojoules of work. The net power output of the plant is determined by multiplying this value by the mass flow rate of the working fluid in the gas turbine cycle. The thermal efficiency of the combined cycle is determined from आपके पास वही जो पहले you're using the formula. So you just go through these numericals, these examples that are done in your book. If you have any issues, any difficulties, we'll be discussing it in the next class. This was all about this chapter. If you have any questions regarding this chapter, you are more than welcome to ask them, and I will answer your questions and try to solve any issues that you have. So I hope all these vapor cycles and all of these things would be crystal clear to you, and you would have enjoyed it reading, studying with me. Obviously, we would have enjoyed it more if it was a face-to-face class, but because of the online and distinct teaching, my interaction with you, the face-to-face interaction is almost zero. So that's something, it's very saddening, but as long as everybody is safe, I think we can just let go of few of the difficulties of the life, because these are indeed very trying times. So the next chapter we'll be doing, we have just finished chapter 10 from your Unisendal book, and from the next class, from the next lecture on Monday, we'll be starting our thermodynamic property relations. We'll be watching few of your असल में हम करने क्या जा रहे हैं, thermodynamic property relations आपने ये क्यों देखने हैं? आपके पास टेबल्स हैं, A5 है, हम ये टेबल्स यूज़ करते आए हैं, डिफरेंट टेबल्स हम यूज़ करते आए हैं, ठीक है? तो इन टेबल्स की कोई बेस तो होगी ना कि ये टेबल्स कैसे बने होंगे. एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर यू टू नोट हियर इज़ कि ये जो टेबल्स हैं, ये आपके पास हर साल अपडेट होते हैं. ऑलमोस्ट एवरी ईयर और एवरी 2 years इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें thermodynamic के जो experts होते हैं, they come from all over the world and they join at a common forum, और वहाँ वो अपनी calculated values जो हैं वो share करते हैं. Although वो जो calculated values होती हैं, they vary very little from what is already reported here, definitely less than the 10% mark. But still, they are being upgraded. These tables are being upgraded almost yearly. And then obviously ये tables किसी तो formula से निकलते होंगे. कुछ तो relationships, जब हम कहते हैं कि हमारे पास 2 intensive values हैं, किसी भी 2 properties हैं हमारे पास, intensive properties की values known हैं, तो we can calculate the rest. और इन कोई भी ये जो 2 measurable आपके पास properties हैं, वो measurable properties की जो dependence है वो कैसे calculate की गई है. तो इस वजह से you will be actually studying this chapter. So the objectives of this chapter is to develop fundamental relationships between commonly encountered thermodynamic properties and express the properties that cannot be measured directly in terms of easily measurable properties. So while we are doing this chapter, we'll be imagining कि हमारे पास कोई data given है, like हम लोग एक laboratory में हैं and we are calculating pressure or we are calculating temperatures,
एंड वी हैव टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और फिर उन पे डिपेंड करके हमने और चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एंड वी डोंट हैव टेबल्स, ठीक है. सो वी हैव टू इमेजिन कि वी डोंट हैव टेबल्स. So for that, we'll be calculating the values and we'll be proceeding further. Why this chapter is a bit boring? Because it involves lots of differential equations, lots of integrations. So obviously I'll be starting from the basics, so you don't need to worry about that. The good news is these partial derivatives are from the maths you're studying, but I don't know it. I'm sure it will get very difficult for you to study maths online as well. But hopefully I'll be starting from the basics and we'll be going further up. Why is this also why is this very इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है? क्योंकि आपने ना एक ही काम बार बार किए जाना है, बार बार किए जाना है, तो एक थोड़ा सा इसमें ना मोनोटोनस सा वो डेवलप हो जाता है. तो द रूल वुड बी कि आई विल बी सॉल्विंग एंड आई विल बी डिराइविंग एंड यू जस्ट स्टे अलोंग, ठीक है. यू शुड जस्ट गेट द कॉन्सेप्ट्स up, and the concept is actually that how these tables are developed. That's it, कि ये tables कैसे develop होते हैं. तो we'll just try to wind up this chapter in 1.5 weeks or maximum 2 weeks, ताकि हम इसको बहुत ज़्यादा जो बोरियत है ना उसको लंबा ना करें. And then next would be a good one. It's your calculation based chapter. आपकी combustion calculations हैं, तो वो आप you will enjoy that. तो ये इंशाल्लाह students will start it from Monday इंशाल्लाह. Or if you have any questions, you can ask. We are done with today's lecture. मैम असाइनमेंट की डेडलाइन क्या डिसाइड हुई है? आप बता दें, आप लोग डिसाइड करेंगे ना. मैंने तो अपनी 6th वैसे दी है आर्बिट्रेरी. आप लोग बताएं व्हाट्स योर कन्वीनियंस. So if you want, you can discuss in your, if you have a group or something, you can discuss and tell me one date. I'll be okay if you want to take 3 weeks. I'll be okay if you want to give me in 1 to 2 weeks. 3 weeks or more, like you can take a month as well. I don't mind it. You guys can decide on your own, and then Talha can communicate with me, or one of you can just write it here that ma'am we have decided कि ये डेट होगी असाइनमेंट की. बट मेक श्योर कि हर एक की जो कंस्ट्रेंट्स हैं या हर एक की जो कन्वीनियंस है वो उसमें इन्वॉल्व हो. ठीक है अब्दुल्ला? ओके मैम, थैंक यू. चलें ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आई विल सी यू ऑन मंडे एंड प्लीज लेट मी नो वट एवर डेडलाइन यू डिसाइड. मैं फिर उसको चेंज कर दूंगी आपके असाइनमेंट्स में. ओके, अपना ख्याल रखें, कोशिश करें मैम घरों में प्रोजेक्ट का तो नहीं है ना कोई सीन अभी? नहीं अब्दुल्ला, आई डोंट थिंक सो, अनलेस कि आप लोग प्रोजेक्ट तो ऐसा ही है कि बंदा आकर, अगर प्रोजेक्ट होता तो मैं असाइनमेंट्स ना ले लेती. आई डोंट थिंक सो कि प्रोजेक्ट का कोई सीन होगा. हाउएवर आई डू हैव अ प्रोजेक्ट जिसके भी मुझे नस से ही ग्रांट मिली है, जो कि थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड है. किसी ने अपने शौक के तौर पे काम करना हो या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पे काम करना हो, तो मेरे पास एक HTH सिस्टम होता है, ह्यूमिडिफिकेशन डीह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम, उसका मेरे पास एक प्रोजेक्ट है. So let me know if somebody wants to work as their final year project. But I think you're 3rd semester students, you still have time to decide that. We can discuss normal, matlab any other project, but there is no project right now with this subject, this course as such. There would have been agar COVID na hota, so I am just taking your assignments. ठीक है? ओके मैम, सही. Okay students, ख्याल रखें अपना. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम.